हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। किसी समुच्चय का संवरक अर्थात क्लोजर ऑफ ए सेट। दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक के पहले के टॉपिक्स के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और वो सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से अगर वो टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओपन सेट क्या होता है, ओपन बॉल क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं इनके वीडियो बनाए जा चुके हैं। और ये टॉपिक समझने के लिए आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जरूर जरूर आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा, तभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जरूर जरूर जाइए, पहले उन वीडियोस को देखिए। और अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं, वो टॉपिक्स अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो फिर ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और ये थ्योरम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। किसी समुच्चय का संवरक अर्थात क्लोजर ऑफ ए सेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। यदि x एक द्वितीयक समष्टि है तथा a x का कोई उपसमुच्चय है, a इज अ सबसेट ऑफ x, तब a का संवरक जिसको हम a बार से व्यक्त करते हैं, ठीक है, a बार इज इक्वल्स टू a यूनियन a डैश। अब ये a डैश क्या है आप सभी को पता होगा। a डैश कौन है? डिराइव्ड सेट ऑफ a, अर्थात a का व्युत्पन्न समुच्चय, अर्थात a के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय है a डैश। ठीक है, a डैश कौन है? a के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसी को अपन a का व्युत्पन्न समुच्चय भी कहते हैं, डिराइव्ड सेट ऑफ a भी कहते हैं। तो a का संवरक अर्थात a बार किनके किनके यूनियन से बना है? खुद सेट a और साथ में कौन है? a का व्युत्पन्न समुच्चय अर्थात डिराइव्ड सेट ऑफ a। a और a डैश के यूनियन से मिलकर के बनता है a बार, और a बार को ही हम कहते हैं a का क्लोजर अर्थात a का संवरक। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये रहा डेफिनेशन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसमें अनेक पार्ट्स हैं, जिसमें अनेक सारी बातें लिखी हुई हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण ये बातें हैं और हम इन सभी बातों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, मान लो x की एक द्वितीयक समष्टि है तथा a और b x के कोई दो उप समुच्चय हैं, तब हमें ये सब सिद्ध करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर से। सबसे पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि a बार यानी कि a का क्लोजर एक संवृत्त समुच्चय है, अर्थात एक क्लोज्ड सेट है, और ये हम अभी सिद्ध करेंगे। चलिए अब हमें क्या दर्शाना है? ठीक है, हमें दर्शाना है कि a बार एक क्लोज्ड सेट है, एक संवृत्त समुच्चय है, संवृत्त समुच्चय है। ठीक है, अब अगर आप a बार को क्लोज्ड दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये दिखाना होगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है। अगर आप इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है? क्लोज्ड है। उस बात को आप लिखेंगे। यह सिद्ध करने के लिए, ठीक है, यह सिद्ध करने के लिए कि क्या सिद्ध करने के लिए कि a बार x में क्या है? क्लोज्ड है। हमें क्या दर्शाना होगा? हमें दर्शाना होगा कि इस a बार का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो पूरक है, ठीक है, a बार का पूरक x में ओपन है, ये आपको दर्शाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इसको ओपन दिखा देते हैं तो फिर ये अपने आप a बार जो है वो x में क्लोज्ड सिद्ध हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो a बार के कॉम्प्लीमेंट को x में ओपन दिखाने का, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अगर आप इसको ओपन दिखा देते हैं तो फिर ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, वैसे क्लोज्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो
x बिलोंग्स टू ए बार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए बार के कॉम्प्लीमेंट में हमने x को माना, ठीक है। x बिलोंग्स टू ए बार का कॉम्प्लीमेंट, और x क्या है, कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, आर्बिट्ररी। अब सीधी सी बात है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। अगर आपने x बिलोंग्स टू ए बार के कॉम्प्लीमेंट में माना है तो भैया ए बार कौन है, ए का क्लोजर, मतलब a यूनियन a डैश। तो यहाँ पे ए बार की जगह लिखेंगे a यूनियन a डैश, और ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कॉम्प्लीमेंट पूरे में लगा हुआ है। अगर आप बोलेंगे सर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगाइए, तो भैया इसके लिए हमको मदद लेनी होगी डिमार्गन नियम की। तो डिमार्गन नियम का यहाँ पे प्रयोग करते हुए अब हम इसको लिखने जा रहे हैं। देखो ये कॉम्प्लीमेंट पूरे में लगा हुआ है ना, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसमें अलग इसमें अलग, ऐसे बांट देता हूं मैं। तो ये x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, और डिमार्गन नियम ये कहता है कि अगर मान लो दो सेट है, दोनों के बीच यूनियन है और पूरे में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, और अगर आप अलग अलग सेट में कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं तो यूनियन जो है वो बदल जाएगा इंटरसेक्शन से। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए डैश कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बोलने का मतलब x इसमें भी है उसमें भी है, तो अलग अलग करके लिखते हैं। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो x अगर a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब यह है कि वो a में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब वही होता है, ठीक है। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट लोग बिलोंग करते हैं जो उस सेट में बिलोंग नहीं करते। आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये अगर x सूर्य समष्टि है और ये मान लो ये वाला हिस्सा अगर a है, तो समझ जाओ ये बचा कुचा हिस्सा कौन हो जाएगा, x माइनस a, ठीक है। तो ये जो जो a में नहीं है वो बाहर है, समझ जाओ, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट में है ये इसी को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ करके जो बचा कुछ हिस्सा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, और अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे समझ जाओ वो यहाँ नहीं है। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो x अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है समझ जाओ वो ए में नहीं है, और x अगर ए डैश के कॉम्प्लीमेंट में है समझ लीजिए कि वो ए डैश में नहीं है। इज इट क्लियर? अब सुनिए, इससे क्या पता चलता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि x a का सदस्य नहीं है, x a का सदस्य नहीं है, x a का अवयव नहीं है। अब x a का अवयव नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन x बिलोंग मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश बोलने का मतलब ए डैश क्या है, a के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, और x उसमें बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो x a का मेंबर भी नहीं है, x a का लिमिट पॉइंट भी नहीं है, x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, न तो x a में है न तो x a का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए, अब फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या पता चलता है, x a का सदस्य नहीं है ये तो एक बात है, लेकिन बाजू में एक और खास बात लिखी कि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर सोचो x a का लिमिट पॉइंट होता तो अब सीधे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में जाओ। कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहलाता है, यदि उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड उस सेट के जिस सेट का अपन उसको लिमिट पॉइंट बतला रहे हैं ना, तो उस सेट के कम से कम एक बिंदु को रखे जो कि उस बिंदु से भिन्न हो, जिसको अपन लिमिट पॉइंट बतला रहे हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई पॉइंट है x और कोई सेट है मान लो a, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप लोग मान लो x अगर a का लिमिट पॉइंट है, x अगर a का लिमिट पॉइंट है तो अवश्य ही x का प्रत्येक नेबरहुड a के कम से कम एक बिंदु को रखेगा, और वो बिंदु x से भिन्न होना चाहिए। x अगर a का लिमिट पॉइंट है तो अवश्य ये बात होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए हैं और जिस स्टेज पे हम लोग पहुंचे हैं, वहां पर तो हमको पता चल रहा है कि x a में शामिल नहीं है, और तो और a का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि x का कम से कम एक नेबरहुड तो कम से कम इस प्रकार अस्तित्व में है जो a के किसी भी पॉइंट को नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर x a का लिमिट पॉइंट होता तो अवश्य
एक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए के कम से कम एक बिंदु को रखता जो कि एक्स से भिन्न होता। ठीक है, यानी कि ये वाली बात होती है अगर लिमिट पॉइंट होता तो, परंतु लिमिट पॉइंट नहीं है ना सर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तथा एक्स ए में भी शामिल नहीं है, अतः देयर एग्जिस्ट R1, यहाँ पे नेबरहुड में R1, क्योंकि मेरे को एक बार और नेबरहुड लेना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट R1 ग्रेटर देन 0, इस प्रकार अस्तित्व में है कि, यानी कि कम से कम एक नेबरहुड अस्तित्व में ऐसा होगा सर इसका x का जो a के साथ बिल्कुल कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रखेगा। कम से कम एक नेबरहुड तो अस्तित्व होगा ही होगा, क्योंकि वो लिमिट पॉइंट नहीं है ना भाई। लिमिट पॉइंट होता ना तो a के साथ कम से कम एक पॉइंट को तो रखता, x से भिन्न कम से कम एक पॉइंट को तो वो रखता, यानी कि उस समय वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन शो करता। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था कि अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो x का प्रत्येक नेबरहुड a के कम से कम एक बिंदु को रखेगा जो कि, और कौन से बिंदु को रखेगा? जो कि x से भिन्न हो। ठीक है, उस समय अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मतलब डज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि वो उस समय x a का लिमिट पॉइंट था, उस समय अपन डेफिनेशन उसकी लिखे थे ऐसे। परंतु यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक नेबरहुड x का अपने को कम से कम एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जो कि a के किसी भी बिंदु को नहीं रखेगा। ठीक है, वही बात अपन ने यहाँ पे लिखी है। ठीक, चलिए तो हे भगवान, चलो अब सोचो तो जरा, यहाँ पे आप गौर से देखो क्या पता चल रहा है आपको कि ये नेबरहुड जो है ए से एकदम अलग थलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है। अगर मैं चित्र को और अच्छे से बना सकूं तो आपको मैं बिल्कुल ये समझा पाऊंगा कि जैसे मान लीजिए ये दूरी समष्टि हो गई x, और मान लीजिए ये हो गया a। अब ये x का नेबरहुड जो कि a से बिल्कुल भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रखता है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पाई है। भैया अगर मान लो ये नेबरहुड हल्का सा भी ऐसे होता कि भैया a के कुछ पॉइंट को रख रहा है तो इनका इंटरसेक्शन, ये जो फाई आपको दिख रहा है वो फाई नहीं दिखता, डज नॉट इक्वल टू फाई दिखता, लेकिन एकदम से फाई दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एकदम अलग थलग है। इसका जो x का नेबरहुड है ना, ये जो x का नेबरहुड है, ठीक है, ये नेबरहुड को चलो मैं एकदम ऐसे बनाता हूँ। ये जो पॉइंट x है और ये इसका नेबरहुड, ठीक है, R1 रेडियस का, ये ऐसे nr1x, वो बिल्कुल a के साथ कोई भी कॉमन एलिमेंट शो नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a से एकदम अलग थलग है। इसका मतलब ये है कि वो किस में शामिल है? ये किस में शामिल है? ये पूरा जो बचा कुछ हिस्सा है वो कौन है? a का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये किस में अंतर्विष्ट है? ये अंतर्विष्ट है a के कॉम्प्लीमेंट में सर, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स देने, इक्वेशन नंबर्स देने, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन 1 बोल देते हैं और यहाँ पे अपन 2 बोल देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। अब अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया आपको आगे हम समझाते जाएंगे। पहले बताओ यहाँ तक के कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए। ठीक है, चलो तो इतना हो गया। अब हमारे पास क्या मिला कि भैया ये वाला नेबरहुड जो है वो a के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। यहाँ पे कहानी को रोक दिए। अब ये इक्वेशन 1 आप ध्यान से देख लीजिए, किसको पुकारा गया इक्वेशन 1, वहां से एक बात और उठ करके आगे बढ़ते जाएगी। अब देखो समीकरण 1 से आप देखो गौर से कि x बिलोंग्स टू a डैश का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला हिस्सा अपन फिर से आगे जाके बढ़ रहे हैं। x किस में बिलोंग करता है? a डैश के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? और चलो अपन देखते हैं कि भैया a डैश का जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसका नेचर क्या है। सुनो ध्यान से, क्योंकि a डैश a का व्युत्पन्न समुच्चय है, a का डिराइव्ड सेट है और डिराइव्ड सेट सदैव क्लोज्ड होता है, और ये तो डिराइव्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात ये डिराइव्ड सेट हुआ और डिराइव्ड सेट क्लोज्ड होता है। लेकिन परंतु ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात क्लोज्ड सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट तो सदैव ओपन होता है।
अर्थात देखो ये एक डायरेक्ट सेट है, ये क्लोज होता है, और अब ये क्लोज का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये कौन है, ये ओपन सेट है। ठीक है, तो आप बकायदा उसको लिखेंगे, ये कौन है, ये ओपन सेट है। अब ये ओपन सेट है भाई, तो इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ओपन सेट की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सेट ओपन सेट कब कहलाता है, जब उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु के लिए उस पर केंद्रित एक ओपन बॉल का अस्तित्व हो। उस सेट के भीतर, जिसको आप ओपन सेट कहने जा रहे हैं, उस सेट के अंदर प्रत्येक बिंदु के लिए ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भैया एक्स इसमें बिलोंग करता है और ये ओपन सेट है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे रेडियस में ले लेता हूँ r2, ठीक है, देयर एग्जिस्ट r2 ग्रेटर देन 0 सच दैट भैया कम से कम x को केंद्र मानकर कम से कम एक ओपन बॉल का तो अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ पे अपन ओपन बॉल जो है वो ओपन नेबरहुड के रूप में लेते हैं, और वो ओपन नेबरहुड जो है r2 रेडियस का अपन ने लिया हुआ है x को केंद्र मानकर, और ये अवश्य है किसके भीतर होना चाहिए, ए डैश के कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, क्योंकि ये ओपन है तो बिल्कुल रखेगा ही रखेगा, एकदम तय है, ये रखेगा ही रखेगा। ठीक है, अब आप सुनिए, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये नेबरहुड ए कॉम्प्लीमेंट के भीतर है और ये नेबरहुड ए डैश के कॉम्प्लीमेंट के भीतर है। दोनों का कॉमन सेंटर है एक्स एक्स, मतलब दोनों का सेंटर कॉमन है एक्स एक्स, मतलब रेडियस अलग अलग है लेकिन सेंटर कॉमन है। इससे क्या आपको पता चलता है? इससे पता चलता है सर कि अवश्य ही आगे बहुत ही सरल बात होने वाली है। अब हम मान लेते हैं आर, मान लेते हैं मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम है उसको अपन R ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि सीधी सी सरल बात है, यानी कि अगर मैं इस R को रेडियस लेते हुए और X को केंद्र मानते हुए अगर ओपन नेबरहुड लेता हूं तो, और ये किसके भीतर है बताइए, ये भीतर है ए कॉम्प्लीमेंट, तथा इसी को अगर मैं ले लूं ये ऐसा, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, आर आपने मिनिमम ऑफ R1 एंड R2 लिया है, मतलब अब इस रेडियस को लेते हुए जो नेबरहुड बनेगा वो इसका भी सबसेट होगा, इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि वास्तव में ये जो आर ये इन्हीं दोनों में से कोई एक है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक है, लेकिन इन दोनों में से कौन एक है, जो छोटी है वो है, तो जो छोटी है ऑब्वियस सी बात है वो बड़े के भीतर तो रहेगी रहेगी, लेकिन कौन छोटी है ये हमको नहीं पता, इसलिए हम वो बात दोनों के लिए लिख रहे हैं कि भैया जो छोटी है वो इस वाले नेबरहुड के अंदर भी वो नेबरहुड रहेगा और इसके अंदर भी रह के रहेगा, क्योंकि कोई बड़े वाले के अंदर है तो है, लेकिन कोई खुद का भी तो सबसेट होता है ना, तो सीधी सी बात है, तो आप ले लिख सकते हो। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हुआ और ये होगा ए डैश के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। दोस्तों देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम समझते जा रहे हैं, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मतलब हमने क्या किया बताऊं, हमने क्या किया, देखो दोनों आपको जो ओपन नेबरहुड दिख रहे हैं उनके जो सेंटर से वो कॉमन है। अब भाई सीधी सी बात है, ये nr1x है और इसी x को सेंटर मान करके nr2x है, बस पता नहीं है कि r2 बड़ा है कि r1 बड़ा है, ये पता नहीं है, यानी इतना तय है कि कोई एक बॉल भीतर है, कोई एक बॉल बाहर है, इतना है और कुछ नहीं है। x दोनों का कॉमन सेंटर है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जो रेडियस छोटी होगी वो बॉल अंदर होगी, जो रेडियस बड़ी होगी वो बॉल बाहर होगी, लेकिन सेंटर कॉमन है x का, तो सीधी सी बात है, हमको नहीं पता कौन सी रेडियस छोटी है, तो अपन भैया जो छोटी रेडियस को r ले लिए और उसी को बोल दिए कि भैया ये इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, ये, और उसके बाद साथ ही साथ है ना भाई, ये इसका भी सबसेट, ये इसका भी सबसेट, लेकिन ये है ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट और ये है ए डैश के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट, यानी कि ये ए कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट बन गई और ये ए डैश के कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट बन गई। इसका मतलब क्या है सर, इसको अगर आप 4 और 5 बोल दे तो बाई 4 एंड 5 से क्या पता चलेगा बताइए आप? तो यहां से अब हमको मिल जाएगा दोस्तों, तो मैं इसको मिटाता हूं, बिल्कुल बहुत ही बस 3-4 लाइन में अब ये प्रूफ हो जाएगा। तो एन आर एक्स जो है, ठीक है, वो सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ना ये ए कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट है और यही ए डैश के कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट है, तो दोनों का सबसेट होने के नाते, दोनों का सबसेट होने के नाते ये जो है, ये दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों के देखो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में ये ऐसा, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन का ये सबसेट बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का सबसेट है।
इंटरसेक्शन में कौन होता है? वही जो दोनों में होता है, दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। तो दोनों, ये दोनों का सबसेट है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। फिर से हम यहाँ पे डिमॉर्गन नियम लगाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग बटा हुआ है, हम पूरे में कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं, तो डिमॉर्गन नियम कह रहे भैया अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, दो सेट है, दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। अगर आप एक साथ लगाना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन को बदल दीजिए यूनियन से, और अब एक साथ कॉम्प्लीमेंट आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये एन आर एक्स हुआ सबसेट। अरे ये कौन है? ए यूनियन ए डैश तो अपना कौन होता है भैया? ये तो ए बार होता है, तो ये ए बार का कॉम्प्लीमेंट। अरे भैया आप सोचो जरा, ए बार के कॉम्प्लीमेंट में आपने एक्स का एक नेबरहुड देख डाला, ठीक है। और एक्स क्या था? कोई स्वेच्छ बिंदु था, कोई भी स्वेच्छ बिंदु था। मतलब आप कोई भी स्वेच्छ बिंदु लेकर के आप उसका नेबरहुड खोज के दिखा देते हैं, किसके अंदर? ए बार के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो ये तो कहीं ना कहीं पे ये बिल्कुल ये बात साबित कर रहा है कि ये सेट जो है ओपन है, क्योंकि ओपन सेट का ही ये गुणधर्म होता है कि उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु के लिए एक, देखो अब आप बोलोगे सर आप इसको ओपन कैसे कह रहे हो? ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है सर? ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है? जो अपने अंदर के हर पॉइंट को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल दिखा सके। यहाँ पे ये जो अपने नेबरहुड है, ओपन नेबरहुड है, और ओपन नेबरहुड ओपन बॉल के रूप में होता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो और एक्स जो स्वेच्छ बिंदु है, अभी जो मैंने इसे मिटाया ना, अभी तो ये मिटाया तो मैंने वही लिखा था, शुरुआत में जो अपन एक्स बिंदु लेते ना, वो स्वेच्छ बिंदु लिया था। मतलब किसी भी बिंदु के लिए उसका जो ओपन नेबरहुड है वो आप उस सेट में शामिल करते हुए दिखा पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक और बात होती है दोस्तों, इंटीरियर पॉइंट। यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि एक्स जो है वो ए बार के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है, यानी अभ्यंतर बिंदु है। अभ्यंतर बिंदु की भी परिभाषा यही होती है कि कोई भी बिंदु किसी सेट का अभ्यंतर बिंदु कब कहलाता है? यदि उस पॉइंट को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल का अस्तित्व उस सेट के भीतर हो, तब वो पॉइंट उस सेट का अभ्यंतर बिंदु कहलाता है। यहाँ पे वही चीज आपको मिल रही है, ठीक है। इसको आप ओपन बॉल के रूप में ही देखो, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स ए बार के कॉम्प्लीमेंट का क्या है? इंटीरियर पॉइंट है, अर्थात अभ्यंतर बिंदु है या आंतरिक बिंदु है। और एक्स स्वेच्छ था। अपन शुरुआत में जब से अपन एक्स को माने, अपन बोल रहे थे कि एक्स क्या है? स्वेच्छ है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने शुरुआत में जो बिंदु अपन ने लिया था वो क्या था? स्वेच्छ था। तो चलिए एक्स जो है ए बार के कॉम्प्लीमेंट में से अपन स्वेच्छ एलिमेंट लेके चले थे, और वही स्वेच्छ एलिमेंट इसका अभ्यंतर बिंदु। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु इसका अभ्यंतर बिंदु है। तो वह सेट जिसका प्रत्येक बिंदु उसका अभ्यंतर बिंदु हो, ऐसा तो फिर ओपन सेट ही होता है। तो साफ साफ पता चल गया कि ए बार का कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट है सर? ओपन सेट है। अरे भैया अगर ये ओपन सेट है तो समझ लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट है ना सर, वो ओपन सेट है ना सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बार क्या होगा सर? क्लोज्ड होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, क्लोज्ड इन एक्स। इज इट क्लियर? कहीं पे कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, मतलब ये खुद क्या होगा? क्लोज्ड होगा, क्योंकि क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ही ओपन होता है, ठीक है। या ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। इसका वापस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको ये मिलेगा। तो बस हमको जो सिद्ध करना था वो हो गया है। ए बार को अपने को क्लोज सिद्ध करना था, जो कि हो चुका है, ठीक है। चलिए अब फटाफट दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो पहला वाला ही बड़ा था, ये जो आपने देखा इतना बड़ा प्रूफ, वो केवल पहले वाले के लिए था। अब अगले सारे बहुत इजी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अगला मैं आपको बतलाता हूं। तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अगला हमें सिद्ध करना है कि अगर A सबसेट है B का, तो ये इंप्लाई करेगा कि A बार सबसेट है B बार का। चलिए भैया, ये सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले तो ये पहला हिस्सा हम ये दिखाएंगे कि A डैश, मतलब हम ये दिखाएंगे कि अगर ये A सबसेट है B का, मान लो, ठीक है। हमको ये लेकर के ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलो ठीक है, परंतु हम क्या करेंगे, पहले ये लेंगे और ये सीधे सिद्ध न करके पहले हम सिद्ध करेंगे कि A डैश इज सबसेट ऑफ B डैश।
ए सबसेट ऑफ बी लेकर चलेंगे और ए डैश इज सबसेट ऑफ बी डैश, ये सिद्ध करेंगे। ये पहला हिस्सा है हमारा। अब इसको इसका सबसेट कैसे दिखाएंगे? तो भैया यहाँ पे आप एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, मान लो वो आर्बिट्री पॉइंट है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश के लिए। अब x बिलोंग्स टू ए डैश ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि x a का क्या है, लिमिट पॉइंट है, क्योंकि ए डैश कौन है, डिराइव्ड सेट ऑफ a है। अब x a का लिमिट पॉइंट आप ले लिए, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाओ। इसका मतलब क्या है सर, x a का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये है x a का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि x का प्रत्येक नेबरहुड a के कम से कम एक बिंदु को रखेगा जो x से भिन्न होगा। ठीक है, वो पूरी कहानी को आप लिख दीजिए। तो x का प्रत्येक नेबरहुड पूरा लिखो, और वो किस प्रकार है कि उसका जो नेबरहुड है, ठीक है, वो a के कम से कम एक बिंदु को रखेगा जो x से भिन्न हो। तो x से भिन्न हो ये दिखाने के लिए हमने ऐसे करके लिख दिया है, मतलब उस नेबरहुड में से सिंगलटन सेट x को माइनस कर दिया है। ठीक है, ये ऐसा है। इज इट क्लियर? अच्छा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट है भाई, लिमिट पॉइंट है, कम से कम एक बिंदु को रखेगा, तो इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम एक बिंदु को रख रहा है भाई, तो इस तरीके से अपने को दिखाना। ठीक है, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। अब सुनिए आगे। अब साफ साफ पता चल रहा है सर कि देखो x बिलोंग्स टू ए डैश आपने लिया, अर्थात x a का लिमिट पॉइंट है, अर्थात करके पूरा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जमा दिया। अब आपको ये बताइए आप कि भैया a किसका सबसेट है, b का, अर्थात a के सारे एलिमेंट्स b में ही हैं। अब आपको पता चल रहा है कि x का नेबरहुड जो है वो x को छोड़ के a के किसी न किसी दूसरे बिंदु पर रख रहा है। तो a का जो किसी न किसी से दूसरा बिंदु है जिसको ये रख रहा है, जिसके कारण आपको ये नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दिख रहा है, अर्थात इसमें और a में कम से कम एक आध पॉइंट तो कॉमन है ही। तो भैया वो जो a का जो कम से कम एक आध पॉइंट है जो कॉमन है, आखिर वो b का भी तो पॉइंट है, क्योंकि a सबसेट है किसका, b का। सीधी सी बात है। इसका मतलब ये पूरी चीज b के लिए भी सत्य हो सकती है, बिल्कुल b के लिए सत्य होगी ही होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल वहां पे लिखिए ये पूरी बात कि भैया x का प्रत्येक नेबरहुड nrx इस प्रकार है कि ऐसा 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 nrx माइनस सिंगलटन सेट x। ये पूरी कहानी आप किसके लिए लिख सकते हैं, b के लिए भी लिख सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों लिख सकते हैं? भैया जब वो a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन शो कर रहा है, अर्थात a के साथ कम से कम एक आध पॉइंट जो कि x से भिन्न हो, ठीक है, कम से कम एक आध पॉइंट अगर कॉमन दिखा रहा है, तो वो पॉइंट आखिर b का भी तो है, क्योंकि a सबसेट है b का, तो वो पॉइंट आखिर b का भी है। तो b के लिए भी ये बात सच होगी, और अगर b के लिए ये बात सच है सर, तो इसका मतलब ये है कि x बेचारा b का भी क्या है, लिमिट पॉइंट है। और x अगर b का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब x बिलोंग करेगा किसमें, b डैश में। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत कहां से हुई थी, x को आपने a डैश में बिलोंग करते हुए माना था, और दिख गया कहां पे, b डैश में बिलोंग करते हुए दिख गया। मतलब, और इसमें हमने मदद ली, a इज सबसेट ऑफ b की मदद ली है, यानी साफ से ये वाली बात सिद्ध हो गई, हमारा पहला पड़ाव पार हो गया। अतः हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि जब a इज ए सबसेट ऑफ b, तब a डैश इज ए सबसेट ऑफ b डैश। अब हमको जो मेन चीज प्रूफ करना है उसको अपन लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमको जो मेन चीज है वो अपने को प्रूफ करना है। अपने को क्या प्रूफ करना है बताऊं? जब कभी a b का सबसेट हो, तो a बार b बार का सबसेट हो, ये अपने को सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। कोई वही एलिमेंट x नाम का ले लेते हैं, कहां से, a बार से। ठीक है, कोई आर्बिट्री एलिमेंट है। अब सुनिए, x बिलोंग्स टू a बार मतलब a यूनियन ए डैश। कैसे भैया? क्योंकि डेफिनेशन कहती है भाई। ठीक है दोस्तों, अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे आप x ले चुके हो, यहाँ कोई पॉइंट बदल के ले लो, तो आप बदल के ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं पॉइंट y लेता हूँ, ताकि आपको किसी भी बात का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट बदल के ले लिया, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x ले लो, y ले लो, z ले लो, p नाम का कोई पॉइंट ले लो, p बोल दो। ठीक है, तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिया है, ठीक है, y बोल दिया, क्योंकि x आप बोलोगे सर x का इस्तेमाल कर चुके हो तो कोई दूसरा ले लो, तो चलो y ले लिया, तो y बिलोंग्स टू a बार, इतना हुआ। अब सुनो, अब देखो, y बिलोंग्स टू a यूनियन a डैश, मतलब y a में है या y a डैश में है, सीधी सी बात है। अब सीधी सी बात है, y अगर a में है
और ए सबसेट है बी का, तो वाई बी में भी होगा क्योंकि ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब सुनिए, y अगर a डैश में है तो a डैश b डैश का सबसेट है, ये आपने सिद्ध करके दिखाया था अभी। तो y अगर a डैश में है तो वो b डैश में भी होगा क्योंकि a डैश सबसेट है b डैश का। अब y इसमें या इसमें है, इसका मतलब दोनों के यूनियन में तो है ही है, और इसमें है, इसका मतलब वो b बार में होगा क्योंकि b यूनियन b डैश b बार हो जाए। तो y अपन ने यहां से लिया और यहां दिखाया, y स्वेच्छ अवयव था सर। ठीक है, y कौन था? स्वेच्छ अवयव था। तो आपने साफ साफ पता चल क्या कि इसमें से लेके चले और इसमें दिखा दिए, मतलब ए बार सबसेट बी बार सिद्ध हो गया सर। कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर बताइए दोस्तों। ठीक, कोई भी डाउट हो तो जरूर 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 बताइए। ठीक है, अपन ने यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया, इसको आप जल्दी से एक बार समझ लो। x बिलोंग्स टू a डैश, मतलब x a का लिमिट पॉइंट है, यानी x का प्रत्येक नेबरहुड a के कम से कम एक बिंदु को रखेगा जो कि x से भिन्न होगा। उसी बात को अपन इस रूप में लिखे हैं, ये पूरा का पूरा लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से है। ठीक है, क्योंकि a b का सबसेट है इसलिए अवश्य ही वो b के साथ भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दर्शाएगा, यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि x b का भी लिमिट पॉइंट है। तो x b का लिमिट पॉइंट है, यानी कि x बिलोंग करेगा किसमें? b डैश में। ठीक है, यानी कि साफ साफ पता चलेगा कि जब कभी a b का सबसेट होगा तो a डैश b डैश का सबसेट होगा। अब अपन सिद्ध करते हैं जो मेन चीज अपने को सिद्ध करना है वो, जब कभी a इज सबसेट ऑफ b देन a बार इज सबसेट ऑफ b बार। तो अपन a बार से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट y नाम का लिए तो फिर इसमें बिलोंग करेगा, फिर इसको अलग अलग किए। अब y a में है तो वो b में भी होगा, y a डैश में है तो वो b डैश में भी होगा, फिर से अपन उसको यूनियन करके लिखते हैं और ये हो गया, सिद्ध हो गया। कितना सरल लगता है, ये बहुत इजी है। तो ये दूसरा वाला भी हो गया, अब तीसरा देखो। ठीक, चलिए देखते हैं अब तीसरा। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो तीसरे में लिखा हुआ है कि भैया ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल ए बार। ए क्लोज्ड होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब वो अपने क्लोजर के बराबर होगा, और ये भी अपने को दोनों तरफ से सिद्ध करना है, ये लेके ये सिद्ध करना है और ये लेके ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन ये लेकर के ये सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, यदि मान लो a अपने क्लोजर के बराबर है, a इज इक्वल टू ए का क्लोजर, तो निश्चित रूप से a जो है वो क्लोज्ड होगा। एकदम एक बार में एक लाइन में सिद्ध हो गया। बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भैया a किसके बराबर है? a बार के बराबर है, और a बार को तो अभी अभी आपने क्लोज्ड सिद्ध किया है ना सर। a बार को आपने अभी भी क्लोज्ड सिद्ध किया है, और a बार अब a के बराबर है भाई, तो a क्लोज्ड होगा, अर्थात इधर से लेके ये तो अपन सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब विपरीत दिशा विलोमता आपने को क्या करना है? a को क्लोज्ड मान के चलना है, ये मानना है अपन ने, विलोमता लेके चला कन्वर्सली करके। ठीक है, अब विलोमता अपन सिद्ध करें, बोलने का मतलब ये कि a को क्लोज्ड मान के चल रहे हैं और ये सिद्ध कर देंगे हम। पहले बार में हमने क्या किया, a बराबर a बार लेके चला, ये लेकर के ये सिद्ध किया, जो कि एक लाइन में हो गया, क्योंकि a बराबर a बार क्लोज्ड है, मतलब a क्लोज्ड है, सीधी सी बात। अब अपन a को क्लोज्ड लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि a बराबर a बार। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बताइए कि डेफिनेशन क्या कहती है ए क्लोजर की। तो ए क्लोजर की डेफिनेशन है कि ए यूनियन ए डैश, यानी कि दोनों के यूनियन से ये बनता है सर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए बेचारा सबसेट होगा ए क्लोजर का। ठीक है, सीधी सी बात है, ये दो टुकड़े मिलकर एक टुकड़ा बनते हैं, मतलब अगर एक टुकड़े को लिखें तो ये पूरे बड़े वाले का टुकड़ा ही होगा। ए सबसेट होगा बेचारे का, किसका? ए बार का। ठीक है, इसको मैं ऐसे 1 बोल देता हूं। आइए, अब चूंकि ए क्लोज्ड है, चूंकि ए क्या है सर? क्लोज्ड है, अतः यह अपने समस्त सीमा बिंदुओं को रखता है, मतलब ए डैश सबसेट होगा ए, क्योंकि समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय डिराइव्ड सेट, और वो ए का सबसेट होगा क्योंकि ए अपने समस्त सीमा बिंदुओं को खुद के अंदर रखता है। ठीक, तो ये होगा। अब दोनों और आप ए यूनियन कर दीजिए तो क्या होगा? ए यूनियन ए डैश सबसेट ए यूनियन ए। सीधी सी बात है, अगर ये इसका सबसेट है तो दोनों और ए को और शामिल कर देने पर यूनियन के रूप में वो उसका सबसेट बनेगा। ठीक है,
अब ये कौन होता है भैया? अरे ए यूनियन ए डैश तो हो जाता है ए बार सबसेट ए यूनियन ए तो ए होगा, यहाँ इसको आप 2 दे दीजिए। अब आप 1 और 2 को देखो, यहाँ दिख रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ ए बार और यहाँ दिख रहा है ए बार इज ए सबसेट ऑफ ए, तो कंबाइन करके लिखेंगे दोस्तों 1 और 2 को, तो क्या पाएंगे आप? ए बार इक्वल ए। तो देखो हमने ए को क्लोज्ड मानकर चला और सिद्ध कर दिया कि ए बार इक्वल ए। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया तरीके से ये बन गया। चलिए तीसरा भी कंप्लीट हो गया, अब चौथा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चौथा क्या लिखा है कि ए बार ए को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है। ए बार ए को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है, तो ए को अंतर्विष्ट तो कर रहा है, ये तो पता चल गया। ठीक है, ए बार की डेफिनेशन क्या है? ए यूनियन ए डैश, तो भैया साफ सब पता चल रहा है कि ए बेचारा ए बार के अंदर अंतर्विष्ट है। ठीक है, यानी ए बार ए को रख रहे हैं, अंतर्विष्ट कर रहे हैं, इतना तो तय है। साथ ही साथ ये भी हमको पता चल गया कि ए बार जो है वो हमने सिद्ध किया हुआ क्लोज्ड सेट है। ठीक है, मतलब साफ साफ पता चल गया कि ए बार जो है ए को रखने वाला मतलब अंतर्विष्ट करने वाला। क्लोज्ड सेट है, इतना हमको पता चल गया, क्योंकि देखो ए बार क्लोज्ड है, ये हमने सिद्ध कर दिया। साफ साफ पता चल रहा है कि ए उसका सबसेट है, मतलब ये ए को अपने अंदर अंतर्विष्ट करे, ये भी पता चल गया। बस एक बात ये सिद्ध करनी है कि वो ए बार जो है वो ए को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है। इसका अर्थ ये है कि अगर और कोई क्लोज्ड सेट जो ए को अंतर्विष्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से ए बार से बड़ा होगा, क्योंकि ए बार ए को रखने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है। तो ये बात सिद्ध करना भी बाकी है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मान लो एफ कोई क्लोज्ड सेट है। यहां से देखिएगा बहुत मजेदार है ये। मान लो एफ कोई क्लोज्ड सेट है जो कि ए को अपने अंदर रख रहा है। ठीक है, जो कि ए को अंतर्विष्ट करता है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, देखते हैं कि भैया एफ अगर कोई क्लोज्ड सेट है जो ए को अपने भीतर रख रहा है, तो देखते हैं क्या मिलता है निष्कर्ष के रूप में। अब अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर एक दूसरे का सबसेट हो तो पहले का क्लोजर दूसरे के क्लोजर का सबसेट होता है। यहाँ पे ए एफ का सबसेट दिख रहा है, मतलब ए का क्लोजर एफ के क्लोजर का सबसेट होगा, और एफ क्लोज्ड है। एफ क्या है? क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी कि कोई सेट क्लोज होता है तो वो अपने क्लोजर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? कि चूंकि एफ क्लोज्ड है इसलिए एफ का क्लोजर एफ के बराबर होगा। बाजू में लिखेंगे क्योंकि एफ क्लोज्ड है इसलिए एफ का क्लोजर एफ के बराबर होगा, क्योंकि एफ क्लोज्ड है। ठीक है, एफ इज क्लोज्ड देयरफॉर एफ क्लोजर इज इक्वल टू एफ। अरे देखो आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिला है? जैसे ही आपने कोई क्लोज्ड सेट ऐसा लिया जो ए को अपने अंदर रख रहा है, यानी कि ए से बड़ा, जैसे ही आपने ए को रखने वाला ए को अंतर्विष्ट करने वाला कोई क्लोज्ड सेट माना, ठीक है, तो आपने क्या पाया कि भैया वो क्लोज्ड सेट ए बार से भी बड़ा हो गया। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ए बार क्लोज्ड सेट है, ए बार क्लोज्ड सेट है जो कि ए को रखता है। बेचारे देखो ए बार क्लोज्ड सेट है, ए बार क्लोज्ड सेट है और ए को रखता है, लेकिन जैसे ही कोई एक दूसरा क्लोज्ड सेट, देखो एफ भी एक क्लोज्ड सेट है जो कि ए को रखता है, ए बार भी एक क्लोज्ड सेट है जो कि ए को रखता है, लेकिन अब नतीजा देखो क्या मिला। ये भी एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो ए को रखता है, ये भी एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो ए को रखता है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है बताओ? एफ बड़ा हो गया, और एफ आर्बिट्रेरली आपने लिया था, स्वेच्छ रूप से आपने लिया था, मतलब ए को रखने वाला कोई भी क्लोज्ड सेट ए बार से बड़ा दिख रहा है आपको, ए बार उसके अंदर समाया हुआ दिख रहा है, यानी कि ए को रखने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट कोई और नहीं ए बार ही है। ठीक है, वो बात आप पूरी थ्योरी के रूप में यहाँ लिखिएगा। अच्छा, ए बार ए को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये भी बात सिद्ध हो गई। ठीक है, फिर से देख लो, ये क्लोज्ड सेट है ए को रख रहा है, और एफ भी क्लोज्ड सेट है ए को रख रहा है, दोनों क्लोज्ड सेट है ए को रखते हैं। अब इन दोनों में मुकाबला होगा, कौन जीता? एफ बड़ा हो गया उससे। ठीक है, और एफ स्वेच्छ रूप से आपने लिया था,
इसका मतलब ए बार जो है ए को रखने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है, क्योंकि और कोई क्लोज्ड सेट जो ए को रख रहा है वो ए बार से बड़ा मिल रहा है अपने को। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। चलिए अब अपन देखते हैं पांचवा। पांचवे में देखिए दोस्तों क्या सिद्ध करना है हमको, ए यूनियन बी पूरे का क्लोजर, ए का क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर, ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो देखिए ये बहुत सरल तरीके से सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या हम ए को सबसेट, ए यूनियन बी का सबसेट लिख सकते हैं? हाँ, सीधी सी बात है। क्या बी को आप ए यूनियन बी का सबसेट लिख सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत सरल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए का क्लोजर सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर का। कौन सी प्रॉपर्टी से? सेकंड प्रॉपर्टी से। देखो कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उस पहले सेट का क्लोजर दूसरे सेट के क्लोजर का सबसेट होगा। तो यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे भी वो लगा दीजिए, बी क्लोजर सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर का। ठीक है, अब चलिए अपन देखते हैं आगे। अब सुनिए आप ध्यान से, अब ध्यान से ये सुनिए कि अगर देखो ए यूनियन बी का क्लोजर का सबसेट ये भी है, ए यूनियन बी के क्लोजर का सबसेट ये भी है, मतलब सीधी सी बात है कि इन दोनों के, यानी ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, तो ये दोनों का यूनियन भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। सीधी सी बात। इसको दे दीजिए आप कथन 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दे दीजिए आप इसको। देखते हैं कि अब आगे आपको क्या मिलता है। अब आगे का जो है वो देखो कि भैया, देखो भैया, ए क्लोजर मतलब होता है ए यूनियन ए डैश, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए सबसेट होगा ए क्लोजर का। वैसे ही बी क्लोजर बराबर क्या होता है? बी यूनियन बी डैश, तो साफ साफ पता चल रहा है कि बी सबसेट होगा बी क्लोजर का। ठीक है, अब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो इसका मतलब क्या है दोनों दोस्तों कि ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन, इनके यूनियन का सबसेट होगा ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इतने में आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, तो इसका बाद इसके बार का सबसेट होगा, इसका बाद इसके बार का सबसेट होगा, फिर दोनों का यूनियन, अब इधर कॉमन है, ये इसका सबसेट और ये भी इसका सबसेट, तो दोनों का यूनियन भी इसका सबसेट हो गया। उसके बाद नीचे से अब करके अपन कुछ नया स्टार्ट किए कि ए बार बराबर इतना, अर्थात ए सबसेट है इसका ए बार का, वैसे बी सबसेट है बी बार का, फिर इसलिए इन दोनों का यूनियन सबसेट हो जाएगा ए बार यूनियन बी बार का। अब सुनिए, किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड सेट है, अर्थात ए बार क्लोज्ड सेट है बी बार क्लोज्ड सेट है, और दोनों का यूनियन भी क्या होगा? क्लोज्ड सेट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि परिमित संख्या में, ठीक है, परिमित संख्या में क्लोज्ड सेट्स का यूनियन क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये तो दो क्लोज्ड सेट है तो उनका यूनियन क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि दो परिमित संख्या है ना भाई। तो सुनिए, अगर अब ये क्लोज्ड सेट साबित हो गया, ठीक है, दो क्लोज्ड सेट्स का यूनियन पुनः एक क्लोज्ड सेट होता है, तो ये क्लोज्ड सेट साबित हो गया है। अब ये क्लोज्ड सेट है जो कि ए यूनियन बी को रख रहा है, लेकिन ए यूनियन बी को रखने वाला जो सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है वो तो सेट का क्लोजर होता है। देखो आपने क्या देखा कि किसी सेट का क्लोजर ही उस सेट को रखने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट हो सकता है। उसी सेट के रूप में इसको देखो, यानी कि ए यूनियन बी को रखने वाला, देखो ए यूनियन बी को रखने वाला मतलब अंतर्विष्ट करने वाला, ए यूनियन बी को अंतर्विष्ट करने वाला, मैं लिखता हूं अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट कौन होगा? सबसे छोटा क्लोज्ड सेट कोई और नहीं बल्कि इसी का बार होता है। ये ऐसा किसी भी सेट को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट उसी सेट का बार होता है। लेकिन ये भी तो एक क्लोज्ड सेट है जो इसको अपने भीतर रख रहा है, जो इसको अंतर्विष्ट कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा इसको रखने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट ये है। यानी कि अगर इन दोनों में मुकाबला होगा कौन बड़ा कौन छोटा, ये भी क्लोज्ड है ये भी क्लोज्ड सेट है, ये भी इसको अपने अंदर रख रहा है और ये भी उसको अपने अंदर रखता है, लेकिन ये बेचारा छोटा है। ठीक है, तो ये छोटा वाला इस बड़े वाले के अंदर रहेगा। अतः
ए यूनियन बी का होल बार सबसेट होगा ए बार यूनियन बी बार, क्योंकि ये भी क्लोज सेट है जो इसको रखता है। क्यों? क्योंकि आपस देखो ए बार क्लोज सेट बी बार क्लोज सेट दोनों का यूनियन पुनः एक क्लोज सेट जो कि इसको अपने अंदर रख रहा है। ठीक है, और हम तो पढ़े हैं कि इसको रखने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट इसी का बार होता है, तो ये दोनों क्लोज सेट है जो इसको अपने अंदर रखते हैं, लेकिन ये छोटा है, सबसे छोटा है, इसलिए ये इसके भी अंदर होगा ऐसा। इसको कथन नंबर 2 दे दो। कथन 1 और 2 से आप देखो क्या मिल रहा है आपको, बताओ। कथन 1 में पता चलता है कि ये इसका सबसेट है, कथन 2 में पता चलता है कि ये इसका सबसेट है। तो बाय 1 एंड 2 से आप देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के सबसेट होने के कारण बराबर हो जाएंगे। सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वो भी सिद्ध हो गया। चलिए अब देखते हैं अपन 6वें नंबर में क्या लिखा है। अब 6वां नंबर, ठीक है, तो 6वां नंबर में क्या है दोस्तों, 6वें नंबर में हमको सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। और ये बहुत सरल है। देखो इसको सिद्ध करने के लिए आप देखो ए को सब आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, हाँ बोल सकते हैं। और ऐसा बोल सकते हो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर के। ठीक इसी तरह आप बोल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर बी के क्लोजर का सबसेट होगा। सीधी सी बात है, किन्हीं भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन उनमें से हर एक का सबसेट होता है, और फिर क्लोजर की प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ। और फिर सीधी सी बात है कि ये इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, इसलिए ये इनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, और ये सिद्ध हो गया। देख लीजिए कितना सरल तरीके से बना है। देखो ये इसका भी सबसेट, ये इसका भी सबसेट, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी अंतर्विष्ट होगा। ठीक, तो 6वां भी हो गया। अब 7वां देखो, 7वां क्या बोल रहा है, ए बार का बार बराबर ए बार। तो भैया देखो आपने सिद्ध किया है कि कोई भी सेट अगर क्लोज होता है, कोई भी सेट अगर क्लोज है तो वो सेट और उस सेट का क्लोजर बराबर होते हैं। ठीक है ना भाई, प्रत्येक क्लोज सेट के लिए उसका क्लोजर उस सेट के बराबर होगा। अब खुद ए बार भी तो एक क्लोज सेट है, ए बार क्या है, खुद अपने आप में क्या है, क्लोज सेट है। ये भी ए बार भी तो क्लोज सेट है भैया। तो ये वाली बात जो है कि कोई सेट अगर क्लोज्ड है तो उसका बार उसके खुद के बराबर होगा, ये भी तो क्लोज्ड सेट है तो इसका भी बार इसके खुद के बराबर होगा, यानी ए बार का बार ए बार के बराबर होगा। देखो ये वाली चीज को ना, ये वाली चीज को आप गौर से देखो, कोई सेट अगर क्लोज्ड है तो उसका बार उसके बराबर है। अब उस सेट, उस क्लोज्ड सेट के रूप में खुद इसको देखो कि ये भी तो क्लोज्ड सेट है, इसको आप सिद्ध क्यों, देखो ए बार एक क्लोज सेट है, इसलिए क्लोज्ड सेट ए बार का क्लोजर खुद ए बार के बराबर होगा, ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये भी सिद्ध हो गया, ए बार का बार बराबर ए बार। ठीक है, ये ऐसा ए बार का बार बराबर ए बार, तो ये भी सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हमने सातों स्टेटमेंट इसके देखे, सातों चीजें हमने देखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। और अगर मेरे समझाने में कहीं पर भी आपको मिस्टेक नजर आए या कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। हो सकता है हमसे समझाने में कहीं कहीं कुछ भूलवश कोई त्रुटि हो, तो जरूर हमको उस त्रुटि से अवगत कराएं, ताकि आगे चलकर हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।